अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अंतिम चरण के मुकाबले तक आते आते नेताओं की भाषा भी बदलने लगी है। आरोप प्रत्यारोप के बाद भी बात बहुत आगे तक चली गई है। खटाखट पटापट टनाटन से शुरू हुई बात मुजरे तक पहुंची और मुजरे के बाद अब तो लगता है कि बात गाली तक पहुंचने वाली है। बस 48 घंटे का वक्त और शेष है। इस देश में जनरल इलेक्शंस के चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, लेकिन इस चुनाव के अंत तक आते आते जो कुछ भी भाषा इस्तेमाल की गई वो लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे और 7वें चरण को लेकर भी बात करेंगे। बहन भाइयों, नेताओं की भाषा इन दिनों आप देख रहे होंगे और इन भाषाओं के इतर कुछ नई शब्दावली का इजाद हुआ है, जैसे खटाखट। राहुल गांधी अपनी अधिकांश रैलियों में पहले कहते थे कि पैसा ट्रांसफर होगा, खटाखट खटाखट खटाखट। फिर उन्होंने इस खटाखट का विस्तारीकरण किया और बीजेपी को हटाने लगे खटाखट खटाखट खटाखट। अखिलेश यादव ने भी उसमें तुकबंदी जोड़ दी खटाखट की। फिर तेजस्वी यादव लेकर आए टनाटन, मोदी जी लेकर आए मुजरा और विपक्ष अब कह रहा कि बात सिर्फ गाली गलौज तक सीमित रहेगी। बहनों भाइयों, क्या राजनीति में ये वाकई में इस तरह की शब्दावली ठीक बात नहीं है? इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कब किया जाता है? तब जब मुद्दे क्या कम पड़ जाते हैं या मुद्दों की वाकई में कमी पड़ जाती है। 7वां चरण उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर जोन का चुनाव है। इस बार के चुनाव में बड़ी खास बात है कि ये चुनाव में कुछ एक सीटों को छोड़ दें, जहां पर बहुत, जैसे वाराणसी भी उन्हीं में से एक सीट है, गोरखपुर भी उसी में से एक सीट है, बाकी हर जगह मुकाबला बड़ा जबरदस्त हो रहा है। तो इस जबरदस्त मुकाबले का आधार क्या है? मायावती ने कौन सी गलतियां कर दी, विपक्ष ने इस बार का चुनाव प्रचार कैसे किया और बीजेपी इस बार कोई एक सुपर नरेटिव क्यों नहीं गढ़ पाई? सुपर नरेटिव से मेरा तात्पर्य है कि 2014 में उन्होंने नरेटिव गढ़ा, देश के लिए आशाओं से भरा हुआ, उम्मीदों से भरी हुई बीजेपी। 2019 चरम राष्ट्रवाद, लेकिन 2024 में बीजेपी कोई सुपर नरेटिव नहीं गढ़ पाई और यही कारण है कि विपक्ष का एक नरेटिव उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। वो नरेटिव कौन सा है? संविधान का, आरक्षण का। लेकिन उसमें से भी जब बात आगे बढ़ रही है तो नेताओं की भाषा भी बिगड़ रही है। ये भाषा क्यों बिगड़ रही है? क्या मुद्दों की कमी है? बहनों भाइयों, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को अपने रास्ते पर ले जाना चाहती है। तो जब आप चीजों को अपने रास्ते पर ले जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी शब्दावली भटकती है, आप मुद्दे से हटते हैं। हालांकि राहुल गांधी का ये खटाखट कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन ये एक नया शब्द है। शुरुआत में इस पर बड़ा लोगों का एतराज था, ये क्या बोल रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन बहनों भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र जिसमें 80% भारत है, ये खटाखट वैसे आम बोलचाल का हिस्सा था, लेकिन नेताओं ने इसे अपनाकर फटाफट बना दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में हुई रैली में मुजरे वाली बात को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है और आपत्ति जताई गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी अपनी वोकैबुलरी में बहुत चीजें इजाद की हैं, जैसे बोरा भर भर कर, टेम्पो वाली बात उन्होंने कही, मुजरे वाली बात हो गई, मंगलसूत्र वाली बात हो गई, मटन उछाल उछाल कर खाने वाली बात हो गई। मूल मुद्दे तो पकड़े इन लोगों ने, लेकिन जनता के बीच कुछ सॉफ्ट और इंटरटेनिंग इशू भी घुसाने की कोशिश हुई। तो बहनों भाइयों, अब जब 48 घंटे का वक्त शेष है, उत्तर प्रदेश का चुनाव किधर जा रहा है, कौन से मुद्दे चले, हमने जिसका जिक्र कल आपसे के साथ परिचर्चा में किया, उन मुद्दों की क्या अहमियत रही, बीजेपी का क्या क्या चला। बहनों भाइयों, बीजेपी में जो सबसे ज्यादा चला वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी में जो सबसे ज्यादा चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी में सबसे ज्यादा चला राशन का मुद्दा। बीजेपी में सर्वाधिक जो चल रहा है वो है ग्रामीण क्षेत्र की मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग और दूसरी कम्युनिटीज की महिलाओं के वोट।
अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक का कंसोलिडेट होना, उसका कुछ प्रतिशत कम हुआ है पहले के मुकाबले, ऐसा प्रतीत होता है, तो परिणाम के बाद चलेगा। लेकिन बहनों भाइयों, मायावती की एक राजनीतिक भूल ने विपक्ष को नई ताकत और ऊर्जा से भर दिया। आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि मायावती ने कौन सी गलती कर दी। सेकेंड राउंड का चुनाव हुआ था, सीतापुर में आकाश आनंद की सभा थी, एग्रेशन से भरा हुआ एक युवा, दलित आकांक्षाओं के प्रतीक युवाओं के, जिनमें एग्रेशन भी है, विचार भी है और कहने की क्षमता भी है। अचानक से एफआईआर हुई और मायावती ने उनको सभी पदों से हटाया और चुनाव प्रचार से अलग कर लिया। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के भीतर और ओबीसी के भीतर जो मायावती को पसंद करने वाली कम्युनिटी थी, उनके बीच ये मैसेज चला गया कि कुछ गड़बड़ है बसपा के भीतर, या बसपा भाजपा से नहीं लड़ पा रही है। क्योंकि आप याद करें कि हमने पहले और दूसरे चरण तक ये डिबेट में कहा था कि बसपा इस बार रिवाइवल प्लान पे काम कर रही है, लेकिन आकाश आनंद का मोर्चे से अचानक गायब हो जाना और मायावती का बैकफुट पर आना और कुछ टिकट बदलना, इससे मैसेज जो जनता के बीच गया, उनके वोटर्स के बीच, वो गलत चला गया। और यही वक्त था, आप याद करिए कि दूसरा चरण था, संविधान और आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिल्कुल उड़ाकर रखा, संविधान और आरक्षण को। शायद ही कोई तकरीर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रही हो जिसमें उन्होंने इसका जिक्र न किया हो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इसमें नेतृत्व करते दिखे। इस नैरेटिव को मायावती के वोटर्स तक पहुंचाने में विपक्ष कामयाब रहा। और 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस हुआ था, तो मायावती के वोटर्स के एक बड़े हिस्से को साइकिल का बटन दबाने की आदत लग गई थी। और 2022 में भी आप 23 में भी याद करिए, घोसी उपचुनाव लोग भूल जाते हैं, पर हमेशा ये देखना चाहिए कि अतीत का ट्रेंड क्या रहा है। घोसी उपचुनाव में जब बड़े मार्जिन के साथ 45,000 के मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी वो बाई इलेक्शन जीती थी, तब उनको सिर्फ अपनी कम्युनिटी या एमवाई फैक्टर ही नहीं था, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट भी था, उसमें ओबीसी कम्युनिटी भी थी, उसमें राजपूत समाज के भी वोट थे, चौहान कम्युनिटी, नुनिया बिरादरी, उनके भी वोट थे। यानी मोस्ट ओबीसी भी थे, शेड्यूल्ड कास्ट भी थे और अपर कास्ट का प्रत्याशी था। यानी जाति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बो। बस वहां से आप देखिए कि शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी वोटरों को लगा कि अगर संविधान आरक्षण को बचाना, और जो बीजेपी को नहीं पसंद करते वो किसके साथ खड़े हो गए, साइकिल के साथ। और अब चूंकि पंजा उनके साथ अलायंस में है, वो भी खड़े हो गए। बीजेपी के साथ एक और परेशानी की बात हुई कि उन्होंने 55 टिकट तो बड़े ही विचारपूर्ण तरीके से बांटे, लेकिन बाद के जो टिकट उनके थे 35 टिकट तकरीबन, जिसमें सहयोगी दल भी सम्मिलित हैं, अधिकांश को किन्हीं न किन्हीं वजहों से बीजेपी ने रिपीट कर दिया अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जिनके खिलाफ नाराजगी, उनको रिपीट कर दिया। ये एक परेशानी के तौर पर उभरी बात बीजेपी के लिए। लेकिन बहनों भाइयों, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी कोई कमजोर हो। बीजेपी के पास मोदी हैं और बीजेपी के पास योगी हैं, राशन है, बेनिफिशरीज स्कीम है, राम मंदिर है और हिंदुत्व भी है। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। ये चुनाव तो राम भक्तों के बीच में और रामद्रोहियों के बीच में है। माफिया और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का संबंध है। वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? गटागट गटागट गटागट। अब आपको हटा देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। टकाटक
फटाफट गटागट और टनाटन भी चला है। अब इनमें देखिए परिणाम में किसका फटाफट होता है और किसका गटागट होता है और किसका ठकाठक होता है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर में हमें बीजेपी की प्रवक्ता संजय चौधरी ज्वाइन करेंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। मार्कंडेय मणि त्रिपाठी हैं मेरे साथ, गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे हैं और ईस्ट यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मेरे साथ मनीष हिंदवी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। और थोड़ी देर में हमें वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी ज्वाइन करेंगे। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। मार्केट